हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जिसमें एक पिता एलियट और उसकी बेटी रिडली सफर कर रहे होते हैं। वे एक वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हुए जो एलियट के गंभीर रूप से बीमार बॉस ओडेल के आमंत्रण पर आयोजित की गई है। ओडेल कैंसर से पीड़ित है और चाहता है कि एलियट और उसकी बेटी कुछ समय उसके परिवार के साथ बिताएं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे कार में बैठकर घने जंगलों के बीच बने ओडेल के शानदार घर की ओर रवाना होते हैं। सफर के दौरान जंगल में मौजूद फूलों की खुशबू एलियट को बार बार छींकने पर मजबूर कर देती है। वह रिडली इस यात्रा में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही होती। तब एलियट उसे समझाता है कि ओडेल उन्हें केवल कर्मचारी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता है। शायद इसी कारण वह चाहता है कि एलियट उसकी संपत्ति और कंपनी के ट्रस्ट को आगे संभाले। रास्ते में एलियट यह भी बताता है कि जिस फॉरेस्ट रिजर्व से वे गुजर रहे हैं उसे बसाने में ओडेल का ही आर्थिक सहयोग था। एक बोर्ड पर लिखा होता है, शिकार सख्त मना है। इसी दौरान नेटवर्क तलाशते हुए एलियट का ध्यान भटकता है और उसकी कार की रफ्तार बढ़ जाती है। तभी एक जोरदार छींक के साथ अचानक उनकी कार के सामने एक रहस्यमयी जानवर आ जाता है और जबरदस्त टक्कर हो जाती है। डर और घबराहट में ये दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि वहां एक छोटा सा यूनिकॉर्न है, जख्मी लेकिन अब भी जिंदा। एलियट घबरा जाता है कि यदि जंगल के रेंजर्स को इसके बारे में पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी यूनिकॉर्न का सिंग धीरे धीरे चमकने लगता है और जैसे ही रिडली उसे छूती है वह एक विचित्र ब्रह्मांडीय संसार की झलकें देखने लगती है। उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। इससे पहले कि रिडली कुछ समझ पाती, एलियट उसे होश में लाते हुए यूनिकॉर्न को पीड़ा से मुक्त करने के इरादे से टायर आयरन उठाकर उसे मार देता है। रिडली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वे इस मृत यूनिकॉर्न को कार में रखकर ओडेल के घर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत ओडेल की पत्नी बेलिंडा और बेटा शेपर्ड करते हैं। कुछ ही देर में वे ओडेल से मिलने रहे हैं जो एक फार्मास्यूटिकल साम्राज्य का मालिक है लेकिन अब मौत के बेहद करीब है। रिडली उस रहस्यमयी प्राणी की मृत्यु से गहरे तक आहत है लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि वह सफर की थकान से परेशान है। उसे आराम करने के लिए कहा जाता है। तभी शेपर्ड उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा निशान देखता है। रिडली और एलियट समझ जाते हैं कि यूनिकॉर्न का खून है। रिडली चुपचाप वॉशरूम की ओर चली जाती है अपना चेहरा धोने के लिए। ओडेल जानता है कि उसकी जिंदगी अब कुछ ही महीनों की मेहमान है। कैंसर ने उसके शरीर को लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में वह चाहता है कि उसके जाने के बाद उसका विशाल बिजनेस एक भरोसेमंद व्यक्ति के हाथों में जाए और उसके लिए उसने एलियट को चुना है। वह चाहता है कि एलियट उसकी पत्नी बेलिंडा और बेटे शेपर्ड को कंपनी चलाने में मदद करे। जब एलियट कुछ दस्तावेज पढ़ रहा होता है तो उसे अचानक महसूस होता है कि अब उसे पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं, उसकी नज़र खुद ब खुद ठीक हो गई है। यह बात उसे हैरान करती है लेकिन वह फौरन दस्तावेजों पर ओडेल से साइन करवाने पर जोर देता है। मगर ओडेल, बेलिंडा और शेपर्ड कहते हैं कि पहले वे चाहते हैं कि एलियट उनके साथ थोड़ा समय बिताए ताकि वह उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। उधर रिडली जब वॉशरूम में जाकर चेहरा धोती है तो पाती है कि उसके चेहरे के सारे एक्ने गायब हो चुके हैं और ये सब उस यूनिकॉर्न के खून की वजह से हुआ है। उसी समय बाहर खड़ी कार में रखे यूनिकॉर्न का सिंग फिर से चमकने लगता है और रिडली के सिर में अजीब सा कंपन महसूस होता है। वह घबराकर एलियट के पास आती है और कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिकॉर्न उसे मदद के लिए बुला रहा हो। एलियट उसे समझाने की कोशिश करता है कि यूनिकॉर्न मर चुका है और वह रात में उसे जंगल में दफना देगा लेकिन तभी कार के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है और कार भी हिलने लगती है। एलियट तुरंत एक बहाना बनाकर ओडेल से कहता है कि रिडली की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है लेकिन कार के अजीब व्यवहार को देखकर शेपर्ड और उसकी सिक्योरिटी टीम को शक हो जाता है। जब वे बाहर आकर कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह बेबी यूनिकॉर्न अब भी जिंदा है और खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ओडेल की पर्सनल गार्ड आगे बढ़ती है और यूनिकॉर्न के सिर पर गोली मार देती है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। ऐसा जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब एलियट ओडेल को बताता है कि कैसे उनकी कार अचानक उस यूनिकॉर्न से टकरा गई थी तभी वह और रिडली महसूस करते हैं कि यूनिकॉर्न के खून ने न केवल रिडली के चेहरे को साफ किया बल्कि एलियट की एलर्जी और आंखों की समस्या भी ठीक कर दी। ओडेल तुरंत समझ जाता है कि इस प्राणी के शरीर में कोई असाधारण हीलिंग शक्ति है। वह वैज्ञानिकों की एक टीम को बुलाने का आदेश देता है और कहता है कि अंतिम संस्कार से पहले उस यूनिकॉर्न पर शोध किया जाए। रात के समय रिडली बेचैन होती है। उसे लगता है जैसे उसने किसी खास चीज को खो दिया हो।
वह खुद को उस यूनिकॉर्न से जुड़ा महसूस करती है, लेकिन जब वह अपने पिता से यह बात कहती है तो एलियट उसे डांटते हुए कहता है कि वह इस सब को भूल जाए और वीकेंड खराब ना करे। यह सुनकर रिडले गुस्से में उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। वह अकेली बैठकर अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें देखती है और एक तस्वीर में उसे एक यूनिकॉर्न की छवि दिखाई देती है। यह देखकर वह इंटरनेट पर यूनिकॉर्न से जुड़ी पौराणिक कहानियों को पढ़ने लगती है। एक कथा में वह पढ़ती है कि कैसे एक शक्तिशाली यूनिकॉर्न केवल एक सच्चे दिल वाली लड़की से शांत होता है, लेकिन बाद में उसे धोखे से मार दिया जाता है। अंत में वह यूनिकॉर्न फिर से जीवित होकर अपना बदला लेता है। रात को रिडली सपना देखती है जिसमें एक यूनिकॉर्न घनी जंगल से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। सुबह होते ही ओडेल की मेडिकल टीम, जिसमें डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया शामिल हैं, एलियट और रिडली की जांच करते हैं। इसके बाद वे उस मरे हुए यूनिकॉर्न के हार्न से एक दवा तैयार करते हैं और उसका एक छोटा सा डोज ओडेल को इंजेक्ट करते हैं। ओडेल अब एलियट से बेहद खुश है। आखिरकार उसी की वजह से उन्हें वह रहस्यमय यूनिकॉर्न मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए ओडेल एलियट को कंपनी में पार्टनर बनाने का वादा करता है, लेकिन रिडली अभी भी यूनिकॉर्न और उससे जुड़ी कहानियों को गहराई में डूबी रहती है। उसे रिसर्च में मदद करने के लिए शेपर्ड उसे एक बड़ा प्रिंटर देता है ताकि वह अपने शोध पत्र प्रिंट करके उन्हें विस्तार से समझा सके। तभी वे सब हैरान रह जाते हैं। ओडेल, जो कुछ समय पहले व्हील चेयर और ऑक्सीजन के सहारे जी रहा था, अब बिना किसी सहारे के अपने कमरे से बाहर निकल आता है। डॉक्टरों की जांच में भी यह सामने आता है कि उसका कैंसर बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। यह सब देखकर सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। लगता है जैसे उन्होंने गंभीर बीमारियों का इलाज खोज लिया हो। ओडेल तुरंत डॉक्टर सांग को आदेश देता है कि यूनिकॉर्न को लैब ले जाया जाए ताकि उसके शरीर से दवाई को बड़े स्तर पर तैयार किया जा सके। लेकिन डॉक्टर सांग यह कहकर सबको चौंका देता है कि यह प्रक्रिया दोबारा नहीं दोहराई जा सकती, चाहे उन्हें दुनिया की सबसे उन्नत सुविधाएं ही क्यों न मिल जाए। अब सबको एहसास होता है कि उनके पास यह इलाज सीमित मात्रा में ही मौजूद है। इसी लालच में वे एलियट की मदद से कुछ अमीर और गंभीर बीमारी से पीड़ित मेहमानों को बुलाकर इस दवा की बुकिंग करने लगते हैं और मोटी रकम लेते हैं। तभी रिडली वहां आती है और उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बताती है। उसने यूनिकॉर्न टेपेस्टिस नाम की कहानी पढ़ी है, जिसमें यूनिकॉर्न को एक पवित्र और दिव्य प्राणी माना गया है। ये वह चेतावनी देती है कि इस पवित्र जीव के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। नाराज होकर रिडली बाहर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। बाहर आसमान में अजीब रोशनी फैलने लगती है। उसी दौरान वैज्ञानिक उस घायल बेबी यूनिकॉर्न को स्ट्रेचर पर रखकर एक विशेष टनल के जरिए लैब में ले जाने लगते हैं। तभी पूरे क्षेत्र की बिजली चली जाती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देती हैं। और फिर अचानक एक विशालकाय यूनिकॉर्न जंगल से निकलकर डॉक्टर सांग पर झपटता है। उसका चमकता हुआ हार्न सीधे डॉक्टर के शरीर को चीर देता है। वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। शेपर्ड घबराकर बेबी यूनिकॉर्न को स्ट्रेचर समेत घर की ओर खींचता है और एलियट रिडली को लेकर कार की ओर भागता है। लेकिन तभी वहां बड़ा यूनिकॉर्न रिडली की कार के पास आकर दहाड़ मारता है। एलियट तेजी से उस कार से निकालकर नीचे छुपा देता है और गार्ड उस प्राणी पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर गोलियों से बेअसर होकर वह यूनिकॉर्न गार्ड्स को रोकता हुआ मार डालता है। रिडली एलियट को इशारा करती है कि 3 तक गिनती पर वे दोनों भागें और फिर वे तेजी से घर की ओर दौड़ते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं। तभी वह बड़ा यूनिकॉर्न भी दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन रिडली को देखकर अचानक शांत हो जाता है। उसका हार्न फिर से चमकने लगता है और रिडली उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी ओडेल की गार्ड पीछे से गोली चला देती है। यूनिकॉर्न पूरी तरह घायल हो जाती है और भाग जाता है। घर के अंदर आकर रिडली सबको बताती है कि उससे उस प्राणी से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। वह जानती है कि वह बस अपने बच्चे को वापस चाहता है और चाहता है कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन ओडेल और उसका परिवार अब उस बड़े यूनिकॉर्न की शक्ति और उसके विशाल हार्न को देखकर और भी ज्यादा लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उससे और भी ज्यादा चमत्कारी दवा बनाई जा सकती है। एलियट रिडली के साथ रहने का मन बनाता है, लेकिन ओडेल उसे धमकाता है कि अगर वह उनके साथ नहीं आया तो उसकी पार्टनरशिप रद्द कर दी जाएगी। लालच और दबाव में आकर एलियट उनके साथ शामिल हो जाता है। अब ओडेल अपने गार्ड्स और एलियट को लेकर साथ उस बड़े यूनिकॉर्न का शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। घर के अंदर शेपर्ड चोरी छिपे मरे हुए बेबी यूनिकॉर्न के हार्न से निकाले गए पाउडर की एक शीशी अपने पास रख लेता है। वह डॉक्टर भाटिया को निर्देश देता है कि रिसर्च जारी रखी जाए और बाकी हार्न काट ले जाए, लेकिन वह खुद उस चमकते हुए चूड़ को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करने लगता है। नशा इतना तेज होता है कि उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं, जैसे वो खुद किसी दूसरी दुनिया से जुड़ गया हो।
इसी दौरान रिडली यूनिकॉर्न टेपेस्ट्री की कहानी को गहराई से पढ़ती है और उसे समझ आता है कि यूनिकॉर्न के पास खुद को चंगा करने की शक्ति होती है। वह तुरंत एलियट को एक मैसेज भेजती है कि जंगल में जिससे वे घायल समझकर मारने निकले हैं वह शायद अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन नेटवर्क के अभाव में वह संदेश नहीं पहुंच पाता। उधर डॉक्टर भाटिया को भी लगता है कि बेबी यूनिकॉर्न अभी मरा नहीं है, लेकिन शेपर्ड के दबाव में आकर वह उसकी हान काट देता है। तभी दूर कमरे में बैठे रिडली अचानक दर्द से तड़प उठती है, जैसे उसे खुद उस यूनिकॉर्न का पीड़ा महसूस हो रही हो। दूसरी ओर जंगल में हालात बेकाबू हो जाते हैं। घायल यूनिकॉर्न पूरी तरह से हमला करती है। एक एक करके सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। ओडेल और एलियट जान बचाकर किसी तरह घर की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं सामने से एक विशाल का यूनिकॉर्न आ जाता है। दोनों यूनिकॉर्न मिलकर ओडेल को घेर लेते हैं। ओडेल सोचता है कि अगर वह खुद यूनिकॉर्न के पास जाकर शांतिपूर्वक उसकी हार छुएगा तो शायद वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका भ्रम टूट जाता है। यूनिकॉर्न अपनी चमकती हार को उसकी ठुड्डी के नीचे घुसाकर सिर के ऊपर से निकाल देते हैं। बाकी सब घबराकर अंदर भाग जाते हैं। रिडली अब पूरी स्थिति को समझ चुकी है। ये दोनों बड़े यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता है। वह सबको सुझाव देती है कि वे बच्चे की बॉडी वापस उन्हें सौंप दें। थोड़ी चर्चा के बाद डॉक्टर भाटिया और एक नौकर को यूनिकॉर्न के शव के साथ वहां भेजा जाता है, लेकिन जब माता पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे की हार गायब है, वे गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे डॉक्टर भाटिया को बीच से चीर कर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और नौकर डर से वहां से भाग खड़ा होता है। अब यूनिकॉर्न घर में घुसने लगते हैं। एक यूनिकॉर्न बेलिंडा पर झपटता है, अपनी हार को उसके कंधे के आर पार करके उसकी जान ले लेता है। शेपर्ड जो चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाता, देखता है कि यूनिकॉर्न उसकी माँ की अतड़ियां बाहर निकाल चुका है। एलियट को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उसने लालच में अंधा होकर कितना बड़ा पाप किया है। वह रिडली को घर से बाहर निकालकर भाग जाने के लिए कहता है और बेबी यूनिकॉर्न की कटी हुई हार्न को लेकर माता पिता का ध्यान खुद पर खींच लेता है। रात भर दोनों यूनिकॉर्न उसके पीछे होते हैं और वह किसी तरह खुद को छिपाकर उन्हें घर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। सुबह होते ही रिडली भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेपर्ड उसे रोकता है। हाथ में तीर धनुष लेकर उसने रिडली को रिसर्च पढ़ ली है और उसे पता चल चुका है कि केवल एक शुद्ध दिल वाली लड़की ही यूनिकॉर्न को शांत कर सकती है। उसी वक्त वह विशाल यूनिकॉर्न रिडली के पास आता है। रिडली रोने लगती है और वह यूनिकॉर्न चुपचाप आकर उसका सिर उसकी गोद में रखकर लेट जाता है। तभी शेपर्ड चालाकी से उसके पैरों में रस्सी बांध देता है। एलियट भी अब दूसरे यूनिकॉर्न को बेबी यूनिकॉर्न का हार दिखाकर वहां ले आता है। वह भी रिडली के पास आकर शांत हो जाता है और अपना सिर उसकी गोदी में रखकर शांत हो जाता है, लेकिन शेपर्ड उसे भी बांध देता है और एलियट से कहता है, तुमने बेहतरीन काम किया पार्टनर। एलियट अब सब कुछ समझ चुका होता है। वह जवाब देता है, तुम अपने पैसे में ही चलो, और यूनिकॉर्न की हार से शेपर्ड के पेट में जोर से वार करता है, मगर शेपर्ड पलटकर एलियट के पेट में तीर मार देता है। जैसे एलियट जमीन पर गिरता है, एक यूनिकॉर्न रस्सी तोड़कर छूट जाता है और अपने पैरों से शेपर्ड के सिर पर इतनी जोर से मारता है कि उसका शरीर टूट जाकर गिरता है। रिडली दौड़ते हुए अपने घायल पिता एलियट के पास आती है। जब वह उन्हें जमीन पर गिरा हुआ और जीवन के अंतिम क्षणों में देखती है तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। लेकिन तभी एक चमत्कारी दृश्य घटता है। एक यूनिकॉर्न एलियट के शरीर को धीरे धीरे खींचते हुए अपने बच्चे के पास ले जाता है और दूसरी यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न की कटी हुई हार्न को वहीं लाकर रख देता है। दोनों यूनिकॉर्न अपने सिर झुकाकर एक साथ चमकने लगते हैं, जैसे उनकी ऊर्जा आपस में मिल रही हो। चंद ही पलों में वे अपनी रहस्यमय शक्ति से न केवल अपने बच्चे की हार्न को फिर से जोड़ देते हैं, बल्कि एलियट के शरीर में भी नई जान फूंक देते हैं। एलियट की सांसें वापस लौटती है। उसी समय वह एक अनोखी ब्रह्मांडीय दुनिया का अनुभव करता है, वैसे ही रहस्यमय और दिव्य दुनिया जिसे कभी रिडली ने देखा था। यह अनुभव उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति छोड़ जाती है। जैसे ही जादू पूरा होता है, वह बेबी यूनिकॉर्न और उसके माता पिता धीरे धीरे सफेद रंग में चमकने लगते हैं और फिर तीनों एक साथ दौड़ते हुए जंगल की गहराइयों में लौट जाते हैं। रिडली अपने पिता को जीवित देखकर फूले नहीं समाती। वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं, इस बार खुशी के आंसुओं के साथ। पर कहानी यही नहीं रुकती। थोड़ी ही देर में ओडेल का नौकर वापस आता है, इस बार एक पुलिस अफसर को साथ लेकर। हालात देखकर पुलिस को लगता है कि एलियट और रिडली ही इस खून खराबे के जिम्मेदार हैं। वे दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले जाने लगते हैं। रास्ते में एलियट रिडली को बताता है तो उसने भी वही दूसरी दुनिया देखी थी, वो शांति, वो ऊर्जा, वो ब्रह्मांड। तभी रिडली खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखें फिर से चमक उठती हैं। वहीं तीनों यूनिकॉर्न जंगल की तरफ से उनकी कारों के साथ दौड़ रहे होते हैं। एक यूनिकॉर्न रिडली की तरफ देखकर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो तैयार रहो।
और फिर तीनों यूनिकॉर्न तेजी से आकर पुलिस की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं। एक विस्फोटक जादुई शक्ति के साथ पुलिस की गाड़ी बेकाबू हो जाती है और रिडली व एलियट को आज़ादी मिल जाती है। वे दोनों यूनिकॉर्न्स को धन्यवाद की नज़र से देखते हैं। उन जादुई प्राणियों ने न केवल उनकी जान बचाई थी बल्कि उन्हें जीवन का असली अर्थ भी सिखाया था। और यहीं पर यह जादुई और भावनात्मक कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।